गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ चाल? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। अच्छा, पता है आज की मैं क्लास कहाँ ले रहा हूँ? बताओ एक बार, क्लास कहाँ ले रहा हूँ? बताओ तो सही। एक तो ना मेरी तरफ मत देखा करो, बच्चा कह रहा हम नहीं बताएंगे। बताओ तो सही मैं क्लास कहाँ ले रहा हूँ। और मेरी पहली क्लास है सर, और पहली क्लास देख लो अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ सर। ये क्लास मैं ले रहा हूँ लक्ष्मी नगर के स्टूडियो से। जो मैंने कहा था ना कि लक्ष्मी नगर में मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 तारीख से, तो फाइनली अब वहाँ पे काम होना स्टार्ट, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। तो ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो लक्ष्मी नगर के स्टूडियो से क्लास चल रही है डायरेक्टली। देख लो, ओ माय गॉड। तो आज मेरा भी घर में सेटअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं प्रीमियर डाल रहा हूं जी। बट एक बात ध्यान देना जी, रात को 10 बजे जो आज हम सेशन लेंगे जीएसटी में कॉम्पोजिट स्कीम की हमें रिवीजन करनी है, वो मैं लाइव लूंगा जी। रात को 10 बजे वाला सेशन मैं लाइव लूंगा, तब तक मेरे घर में स्टूडियो लग जाएगा कंप्लीट। इवन चल ही रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। रात को 9 बजे हमारा डाउट सेशन होगा, वो तो गूगल मीट के ऊपर होगा, वो यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, वो गूगल मीट के ऊपर लाइव होगा जी। उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल चुका था दोपहर को ही। एक बार अगर किसी को भी डाउट्स अगर हो, अच्छा कई बच्चों के ना ये मैसेज बार बार आ रहा है कि सर डाउट्स आज किसके होंगे, मतलब इनकम टैक्स के डाउट्स होंगे या जीएसटी के डाउट्स होंगे। आज हमारे डाउट्स होंगे जीएसटी के जी, ठीक है जी। आज हम डाउट्स लेंगे जीएसटी के, फिर कल इनकम टैक्स के, फिर जीएसटी के, फिर इनकम टैक्स के, ऐसे हमारे चलेंगे जी, ठीक है। और रात को 10 बजे हम यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इधर सुना ध्यान से, ईब होगा दंगल। क्या होगा अब? बच्चा कह रहे ईब होगा दंगल, तो हाँ ईब होगा दंगल जी। इधर देखो लो ध्यान से नालायको। अच्छा आज हमें पीजीबीपी के क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। रिवीजन हम कर चुके हैं जी, सारे चैप्टर हमारे रिवाइज बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। अब हमें करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो हमने रिवीजन की है उसके बेस पे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। आपको मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में 3-4 दिन हम चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद फिर सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर हमारे एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं उसमें अगर क्वेश्चन बने तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे जी, ठीक है जी। स्टार्ट करें। अच्छा ये पीजीपी का टेस्ट टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था जी, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है एक बार जाके देख लें टेलीग्राम पे, मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 1 आज हम करेंगे, टेस्ट नंबर 2 कल हम करेंगे जी, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था मंडे टू फ्राइडे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का सेशन होगा, और सैटरडे संडे जो होगा वो प्रोफेशनल वाले बच्चों के सेशन होंगे, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। स्टार्ट करें, पक्का पक्का। लो जी इधर देखो ध्यान से अब प्लीज बातचीत नहीं जी। अब एक बार आ जाओ जी, यहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। टेस्ट नंबर 1 आपका है पीजीपी का जी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 से आओ जी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं सर, मुझे फटाफट से आंसर देना जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन असेसी यूज प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर सेक्शन 31, ही शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ। आपने पहले तो मेरे को ये बताओ सर, पीजीपी का चैप्टर जो हमने रिवाइज किया था, इवन मैराथन क्लास के अंदर कहूँ, चाहे मैं रेगुलर बैच के अंदर कहूँ, चाहे मैं स्टूडेंट दरबार के अंदर कहूँ, आपको मैंने कहा था कि सेक्शन 30 जो होगा वो किसका होगा रे? सेक्शन 30 में खर्चे होंगे प्लांट एंड मशीनरी वाले और फर्नीचर वाले, 31 में खर्चे होंगे बिल्डिंग वाले जी, ठीक है जी। जल्दी बोलो, क्या मैंने सही बोला है? नालायक को मैंने गलत बोला है। 31 में खर्चे जो होंगे वो मशीनरी प्लांट वाले होंगे, और 30 में खर्चे बिल्डिंग वाले होंगे। बच्चा कह रहा है हाँ 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 सही सही बोला आपने। मतलब हद हो गई, इट मींस आप रिवीजन सही ढंग से कर नहीं रहे सर, आपको सेक्शन ही याद नहीं आ रहे। एक बार मुझे फटाफट से बोला, पीजीपी का सेक्शन 28 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। 29 में क्या था? हाउ टू कंप्यूट पीजीपी की इनकम। सेक्शन 30 में बिल्डिंग वाले खर्चे थे, और 31 में मशीन वाले खर्चे थे। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन 31 में जो खर्चे आपको अलाउड होते हैं वो अलाउड कौन से होते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, क्या सेक्शन 31 में कैपिटल खर्चे अलाउड होते हैं या रिवेन्यू खर्चे अलाउड होते हैं? रिवेन्यू खर्चे, और रिवेन्यू खर्चे के अंदर भी जो भी आपके करंट, जो आप भी आपके करंट रिपेयर वाले खर्चे होंगे, मतलब जो रिवेन्यू नेचर वाले खर्चे होंगे वो 31 में अलाउड होंगे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर मैंने कोई मशीन पे कैपिटल खर्चा किया वो मुझे अलाउड तो होगा, बट अलाउड कैसे होगा? इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन, तो वो 32 में अलाउड होगा, वो 31 में अलाउड नहीं होगा। उसने मुझसे किसकी बात की है? 31 की बात की है। तो मुझे फटाफट से बोल दो, इन चारों में से कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे जी? रिवेन्यू कैपिटल, आंसर इज नो। रिवेन्यू खर्चे, आंसर इज यस। और यहाँ पे रिवेन्यू और 1/5 ऑफ कैपिटल, आंसर इज नो। और ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी। जो आपके रिवेन्यू खर्चे होंगे, एक बार दोबारा बोल दो जी, जो भी आपके रिवेन्यू खर्चे होंगे वो यहाँ पे अलाउड होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का। लोरी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ, इधर देखो ध्यान से जी।
अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखना जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ जी? क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट सेपरेटली सेल वन ऑफ इट्स मशीनरी इज अप्रैल 2020 1,20,000. The WDV of the machinery at the beginning of the year, that is 135. No machinery was purchased during the year. The shortfall of 15,000 is treated as. एक बात मैंने सोच के बोलना सर, याद करो SLM वाला जो मेथड हम क्लास में करते हैं सर, आपको मैंने पहले भी कहा था SLM वाले मेथड में अगर आपका सेल प्राइस आपकी WDV से कम होगा, याद करने की कोशिश करो, अगर आपका सेल प्राइस आपकी WDV से कम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रीसिएशन। याद आ रहा है? हाँ भाई हेलो सामने, बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ। याद आ रहा है? कुछ आपको पल्ले पड़ रहा है? बच्चा कह रहा है मेरे को याद नहीं आ रहा सर, मेरे को, मैंने तो अभी मैराथन भी देखी है उसके बाद भी याद नहीं आ रहा। कैसे याद आएगा? सुबह उठ के 7 बादाम खाने हैं और वो भी छिलके उतार के, तब याद आएगा। नालायक भिंडी कलर के बच्चे, मतलब बच्चा कह रहा है याद ही नहीं आ रहा। याद करो सर, SLM वाले केस में एक तो होता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एक होता है बैलेंसिंग चार्ज। अब टर्मिनल डेप्रिसिएशन कब आएगा? अगर सेल प्राइस आपका WDV से कम होगा, उस केस में क्या आएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और अगर सेल प्राइस ज्यादा होगा ना, उस केस में बैलेंसिंग चार्ज होगा, फिर वो टैक्सेबल होगा PGP के अंदर। तो यहाँ पे आपका सोच के बोलना, यहाँ पे शॉर्टफॉल है ना, तो शॉर्टफॉल का मतलब क्या है? आपका सेल प्राइस कम है, आपकी WDV ज्यादा है, तो ये किस में कवर होगा जी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए। ये बात क्लियर है जी? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो सेकंड का आंसर कर लेना जी, ऑप्शन नंबर ए। अब तीसरे पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। Mr. X acquired an asset which was previously used for scientific research for the 275. Deduction under section 35(1)(4) was claimed in the previous year 1819. The asset was brought into use for the business of Mr. X after the research was completed. The actual cost of asset to be included in the block of asset. अपने आप बोल देना सर, अगर कोई एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ली थी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर कोई एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ली थी और 100% कॉस्ट वो आपको अलाउड हो चुकी थी, याद करो मैंने कहा था, उसके बाद अगर वो एसेट आपने किसी दूसरे बिजनेस में लेके जाओगे ना, उसकी कॉस्ट बनेगी नील। नील क्यों बनेगी? क्योंकि जब 100% खर्चा पहले ही अलाउड कर चुके हो तो कॉस्ट फिर क्या बनेगी? नील तो बनेगी। तो उसने यही बात तो बोली है, वही बात कहना चाह रहा है भाई, साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट थी, सारा खर्चा पहले अलाउड हो चुका था, अब तुम इसको बिजनेस में लेके जा रहे हो, तो जो तुम्हारा ब्लॉक ऑफ एसेट होगा बिजनेस का, उसमें इसकी कॉस्ट क्या बनेगी? नील बनेगी। रीजन बिंग क्योंकि 100% खर्चा पहले ही अलाउड हो चुका है, तो उसकी कॉस्ट नहीं बनेगी जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सही आ रहे हैं क्वेश्चन? इट मींस आपने जो आंसर किया वो मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? हाँ बस ठीक है। कई बच्चों के तो आंसर मैच कर ही नहीं रहे। बच्चा कह रहा है सर PGP तो बड़ा दिक्कत देता है सर। बेटे करना तो पड़ेगा मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी, मेरे अदरक, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर करके नहीं जाओगे कम से कम 10 से 12 नंबर गए आपके, तो फिर आपका पेपर 50 नंबर का नहीं है सर, फिर आपका पेपर 40 नंबर का, ये बात ध्यान देना जी। और अभी तो मैंने मैराथन में करवाया है, स्टूडेंट दरबार में बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाया है, और जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं वो तो बिल्कुल भी मत बोले समझ में नहीं आ रहा जी। और ये बच्चा कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि कैपिटल गेन PGP छोड़ जाएं, मेरा आंसर साफ होगा, आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जाओगे तो एग्जाम ये लगा लो आपका फिर 50 नंबर का नहीं सर, 30-40 नंबर का एग्जाम होगा बस। ठीक है जी, इनकम टैक्स, बाकी GST तो 45 नंबर का है ही है। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। ए लिमिटेड हैज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 4,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, दिस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। हानी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, फटाफट से बोल दो 4 साल। 4 साल आंसर आएगा। 8 साल नहीं, सॉरी 8 साल, 8 साल या इन्फिनिटी लाइफ। इन्फिनिटी लाइफ मैंने कहा था अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, फोर्थ का बनेगा indefinitely and set off against any head except salary, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का आंसर बनेगा जी डी। ठीक है नी, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम को छोड़ के, बस एक बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। प्लीज यार बातचीत नहीं करनी, जिसको भी डाउट आ रहे हैं ना, एक बार डाउट आपने लिखता रहे। रात को 9 बजे हमारे डाउट सेशन स्टार्ट होंगे। आज तो GST के, कल इनकम टैक्स के, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना उसको लिखते रहो, उसको हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे जी।
और मैं दोबारा कर रहा हूँ सर, डाउट सेशन गूगल मीट पे लाइव होंगे, यूट्यूब पे नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे डाउट लिए नहीं जाते, आप लिखते हो समझ में नहीं आता। तो गूगल मीट के ऊपर आओगे, अपनी ऑडियो से मुझे अपना डाउट पूछोगे, तुरंत क्लियर होगा जी, 1 घंटे में सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, एक बार लिखते रहना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ जी। मिस्टर एक्स ए रिटेलर एक्वायर फर्नीचर ऑफ 10th May 2020 फॉर 10,000 इन कैश। फिर 15 मई 2020 को 15,000 और 20,000 बाय बैरियर चेक और अकाउंट पे चेक। अब जो ये अकाउंट पे चेक है ये तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये 15,000 पे जो है ये बैरियर चेक से है और 10,000 पे कैश से है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो कहना चाह रहा है डेप्रीसिएशन बताओ जी, क्या होगा डेप्रीसिएशन। एक बात मुझे सोच के बताओ, याद करो सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का। आपको मैंने कहा था कि अगर 10,000 से आपने ऊपर पेमेंट की है और वो पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से है, तो वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी। नहीं आ रही बात समझ में सर? याद करो 43(1) जो हमने एक्चुअल कॉस्ट का किया था, उसके अंदर क्या था कि अगर आपने कैपिटल खर्चा किया 10,000 से ज्यादा है, वो खर्चा अकाउंट पे चेक से नहीं किया, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं किया, ऑनलाइन से नहीं किया, तो जो भी आपने खर्चा किया होगा ना, वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इट मींस उस पर डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। अब सोच के बोलना जी, 10,000 तो ये हो गया और 15,000 पे आपका ये हो गया जी। ये आपने पे किया 10 मई 2020 को, और ये आपने पे किया जी 15 मई 2020 को, और ये आपने पे किया है 20,000 पे, ये भी आपने 15 मई को पे किया। पहले तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है, क्या ये 10,000 पे मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? पहले तो मुझे ये क्लियर करो, क्या ये 10,000 पे मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? मतलब इस 10,000 पे मुझे डेप्रीसिएशन अलाउड होगा नहीं होगा जी? आंसर दो सर, मुझे आंसर चाहिए, आंसर। मुझे पता कई बच्चे गलत करेंगे सर, नहीं नहीं नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं यस यस यस। अब जो बच्चे यस या नो में कंफ्यूज है, मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं सर, एक बार थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करने की कोशिश कर लो। अगर आपने 10,000 तक की पेमेंट की है, कैश में की है चाहे बैरियर चेक से की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे चेक से करनी है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करनी। तो ये 10,000 रुपए की पेमेंट कैश में की है, इट मीन अगर कैश में 10,000 रुपए तक किया तो चलेगी, इट मीन ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, 10,000 तो ये हो गया। फिर 15 मई को 15,000 रुपए की बैरियर चेक से है, तो भैया ये तो नहीं चलेगी। 20,000 रुपए अकाउंट पे चेक से, ये तो चलेगी, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो 20 ये और 10 ये, 30,000 पे। तो अगर 30,000 पे का आप चेक कर लो सर, फर्नीचर है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है फर्नीचर, फर्नीचर पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है? 10%। तो अगर 30,000 पे का 10% निकालूंगा, 3,000 पे डेप्रीसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर ये निकल के आएगा जी। भाई साहब सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नालायक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात खुद बताओ, अगर 10,000 रुपए की लिमिट जिस बच्चे को याद है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके दिमाग में लिमिट होनी चाहिए कि वो 10,000 रुपए की लिमिट है क्या। क्लियर है बात जी? पक्का पक्का। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, आपने 10,000 रुपए की कैश में पेमेंट की है, 10,000 तक है चलेगा, कोस्ट का पार्ट बन गई। 15 मई को 15,000 रुपए की बैरियर चेक से, वो नहीं चलेगा, चेक है बट बैरियर चेक नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक चलेगा। उससे कितनी है? 20,000 पे, वो कोस्ट का पार्ट बनेगी। तो 20 और 10 30 और 10% रेट है, 3,000 पे आ जाएगा डेप्रीसिएशन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर जी। ठीक है जी। अब मैं लॉक कर रहा हूं, जिस बच्चे को डाउट है जी उसको हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 देखना जी। XYZ हैज इंकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2,50,000 on 1/4/2020 for acquisition of patents and copyright. Such expenditure, अपने आप बोल दो, पेटेंट्स और कॉपीराइट मतलब क्या निकल के आ रहा है? इनटेंजिबल एसेट, और इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या मिलता है? डेप्रीसिएशन एट द रेट 25%। मैं दोबारा बोलूंगा, इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या क्लेम करते हैं? डेप्रीसिएशन एट द रेट 25% से क्लेम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें खर्चा ऐसे अलाउड नहीं होता सर, आपको 25% में मिलता है डेप्रीसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो री, क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल सिंपल है। कह रहे हैं अंडर सेक्शन 44 AE presumptive taxation is applicable at a particular rate provided the assessee is the owner of a maximum of certain number of goods carriage. The rate per month or part of month relevant for assessment year 21-22 and the maximum number specified under the section are. एक बात मुझे सोच के बताना सर, अब जो 44 AE नया आया है उसमें क्या लिखा है?
अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल किसे कहते हैं? जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ऊपर का होता है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल मींस जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ऊपर का होता है, तो उस केस में क्या होगा? 1000 पर मंथ पर टन की लिमिट होगी जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उस केस में 1000 पर मंथ पर टन की लिमिट होगी जी। उसके बाद अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, वो अदर व्हीकल में कवर है, मान लो लाइट व्हीकल है या उसके बाद आपके नॉर्मल व्हीकल हो गए, उस केस में 7500 पर मंथ पर व्हीकल की आपकी लिमिट होगी जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इसमें दो लिमिट हमने क्लास में की थी, हैवी गुड्स वाले में 1000 की लिमिट थी, अदर देन हैवी वाले में 75 की लिमिट थी। वो ये कहना चाह रहा है कि 44 डबल ए में लिमिट क्या है जी। एक बार आप चेक करना, तो क्या हर केस में 7500 की लिमिट है जी? आंसर इज नो, हर केस में तो नहीं है। उसके बाद जी नोट मोर देन 10 ट्रक एट एनी टाइम 75, ये भी नहीं है। लेस देन में 1000 पर टन, 1000 के अलावा 75 की भी लिमिट है, तो इसमें 75 की लिमिट के बारे में बोला ही नहीं है। ये आ गया जी, ये पकड़ा गया जी, ये पकड़ा गया। देखो जी 1000 पर टन ये ग्रोस मतलब हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में, और 7500 पर मंथ जो होगा वो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में होगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये निकल के आएगा जी। तो दोनों लिमिट आज एप्लीकेबल हैं। हैवी गुड्स व्हीकल में 1000 की लिमिट है, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल में 7500 पर मंथ की लिमिट है। आगे चले जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जी फटाफट से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, गिरा हुआ उठाना पड़ेगा जी। उठाओ क्वेश्चन नंबर 8 को, उठाओ फटाफट से, उठाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 को। वो कह रहे हैं वेयर द टोटल टर्नओवर ऑफ एन एसएससी एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी इज रिसीव पार्टी बाय अकाउंट पे चेक और पार्टली बाय एनईएफटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर 44 एडी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हैं और अकाउंट पे चेक से पेमेंट आ रही है या एनईएफटी से पेमेंट आ रही है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उस केस में जो हम कैलकुलेशन करेंगे 8% के बेस पे करेंगे या 6% के बेस पे करेंगे जी। एक बार मुझे फटाफट से बताओ जी, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था दो रेट होंगे 8 या 6, 8 तो नॉर्मल केस में होगा, और अगर ऑनलाइन काम करेंगे तो क्या होगा? 6% होगा। उसने क्या बोला? अकाउंट पे चेक है और एनईएफटी है, तो इट मींस ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस केस में 6% टर्नओवर बनेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा जी, बिल्कुल गिरा हुआ है बच्चों वाला। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, इट मींस फिर आपने पीजीबी पढ़ाई नहीं है जी, ठीक है ना। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा, इट मींस फिर आपने पीजीबी नहीं पढ़ा है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 मजेदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ना चाहिए। हेलो, सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो। और मैं 2 साल के बाद लक्ष्मी नगर से क्लास ले रहा हूँ, मजा सा आ रहा है यार। अच्छा एक बार बताना मुझे, वैसे स्क्रीन सही आ रही है, ऑडियो वीडियो सही आ रही है? क्योंकि ऐसे ही अब मेरी क्लास चलेगी जी, लाइव एट होम भी क्लास ऐसे चलेगी, गूगल ड्राइव भी क्लास ऐसे ही जाएगी, और फेस टू फेस क्लास तो बच्चे सामने बैठेंगे 7 तारीख से, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ना ये भी बताना, मैं चेक करूंगा कि आपको आवाज वीडियो मतलब सेम बढ़िया आ रही है, जबरदस्त आ रही है, बताना मुझे नालायकों, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? दी डब्ल्यूडीवी ऑफ ए ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, 1/4/20 को 3,20,000 रुपए का है। सेकेंड हैंड मशीनरी आपने परचेज किया 50,000 रुपए की, वो किया 1 सितंबर को, उसको यूज किया 1 नवंबर को, अच्छी बात है। और ड्यूरिंग जनवरी 2021 आपने कुछ ब्लॉक में से पार्ट बेच दिया 2 लाख रुपए का, और वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकाल दो। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपकी 3,20,000 रुपए की है, ठीक है जी। उसमें आपने एसेट परचेज की, आपने एसेट कितने की परचेज की है जी? आपने एसेट परचेज की है 50,000 रुपए की, तो कितने का हो गया? 370 का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने 2 लाख रुपए का सारा ब्लॉक नहीं बेचा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई। सर अगर सारा ब्लॉक ही बेच देता फिर पिक्चर खत्म हो जाती। उसने क्या बोला? ब्लॉक में कुछ एसेट्स बेची है, कुछ बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है, तो मतलब 170। क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा इंटेलिजेंट है जो मुझे को बता दे अगर पिक्चर बाकी होगी? हाँ जी, अगर पिक्चर बाकी होगी उस केस में, सोच के बोला, उस केस में या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी नहीं आएगा। नहीं यार ये बात समझ में, अगर पिक्चर बाकी है उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, सॉरी या गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी नहीं आएगा अगर पिक्चर बाकी है। हाँ अगर पिक्चर खत्म हो जाती, मतलब अगर लिखा होता कि सारा ब्लॉक ही बेच दिया, फिर या तो गेन होगा या लॉस होगा, डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट उसने क्या बोला? पार्टली ब्लॉक, पार्टली मींस कुछ एसेट बेची हैं, तो मतलब 170। अब इस पे लगाना डेप्रिसिएशन।
अब 170 के अब दो टुकड़े कर लो जी। दो टुकड़े कैसे? नई 1,20,000 रुपये अलग कर लो और नई एसेट 50,000 की अलग कर लो जी। अब नई एसेट नवंबर है ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब लेस देन 180 डेज यूज की है। हाँ जी, हेलो सीधो मुझे फटाफट से बोलो, नई एसेट जो है, एक बच्चा कह रहा है मेरे को टमाटरी कलर का बच्चा बोल दो ना, टमाटरी कलर के बच्चे, टमाटरी कलर के बच्चे, आंसर दो इधर, नालायक बच्चा कह रहा है टमाटरी कलर का बोल दो। अब फटाफट से बोलो, नवंबर में यूज की रही, नवंबर से लेके मार्च, लेस देन 180 है। अब अगर लेस देन 180 डेज यूज होगा तो कंप्लीट तो नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा। हाफ का मतलब 7.5% मिलेगा। तो 50,000 का 7.5% निकाल दो, और 1/20 पे तो पूरा 15 मिलेगा जी। तो 18,000 पे तो ये, और 3500 रुपये मेरे ख्याल से 18, और ये आएगा 3750। तो 3750 ये, 18,000 पे 21,750 रुपये का आएगा डेप्रिसिएशन जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 9th का ए बनेगा जी। एक बार मुझे फटाफट से बताओ, 9th के ए में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, 9th के ए में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा देख लो जी, एक बार दोबारा देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बोल दिया एक बार दोबारा, तो मतलब एक बार दोबारा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 320 की ऐड कर दोगे 50,000 पे, 370, 2 लाख हटा दो, 170 के आगे डब्ल्यूडीवी। अब इस 170 के ना दो टुकड़े क्यों करने हैं? क्योंकि जो 50,000 रुपए की नई एसेट परचेज की है ना, उसको यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए। और पूरी क्लास जानती है अगर लेस देन 180 डेज होंगे तो डेप्रीसिएशन पूरा नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा। हाफ मीन 7.5। तो 50,000 का 7.5, अब जो बैलेंस 120 बचा उसका क्या निकाल दोगे जी? 15% निकाल दोगे। तो अब अगर ऐड कर दोगे तो 21,150 रुपये आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आपके सामने आ जाएगा जी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल सिंपल है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ खास है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी प्रोवाइडेड इट हैज बीन पेड। ये तो सिंपल सी बात है जी। एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर एम्प्लॉयर ने पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, ग्रेचुइटी में कंट्रीब्यूशन किया, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो रिटर्न की ड्यू डेट या उससे पहले पे कर देंगे फिर तो वो खर्चा अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले पे कर देंगे फिर तो वो खर्चा अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मुझे फटाफट से बोल दो कब तक पे करना है? रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पे करना है। तो रिटर्न की ड्यू डेट वाला पॉइंट कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा है? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू डेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 10th का आंसर बनेगा जी सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, डिडक्शन आपको मिलती है पेमेंट बेस पे। पेमेंट कब करनी होती है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट या उससे पहले अगर पेमेंट कर दोगे तो खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। डन है जी, पक्का पक्का, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ओ माई गॉड, पप्पू एंड सन्स, पप्पू एंड सन्स, ध्यान से पढ़ना जी, गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा सर, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मेरी फैमिली के सारे बच्चे बताएंगे जी। एक बार 11 पे आना जी। पप्पू एंड सन्स पेड 11 lakh एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर, दिस सेम वाज इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड, पार्टनर आर ऑल्सो एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट कैपिटल 11%, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है। टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1,30,000 पे, और बुक वैल्यू दी है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन, वो दी है 37 लाख रुपए की। ठीक है, वो दी है 37 लाख रुपए की। अब कह रहे हैं सैलरी कितनी अलाउड होगी, बस वो बता दो जी। वो कह रहे हैं सैलरी कितनी अलाउड होगी वो बता दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। पहले तुमको ये बताओ, इंटरेस्ट 11% है जी, इंटरेस्ट 11% है, तो क्या कोई दिक्कत है? सर क्या कोई दिक्कत है? आंसर इज नो, इंटरेस्ट सारा अलाउड होगा जी। इंटरेस्ट तो सारा ही अलाउड होगा। अब अगर इंटरेस्ट सारा अलाउड होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। इंटरेस्ट तो बाहर निकाल दो, क्योंकि 11% है, 12% तक अलाउड होता है, ये 11% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सैलरी अलाउड कितनी होती है? पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक, फर्स्ट 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90% और 1.5 लाख रुपए, विच एवरेज हायर। और जो आपके बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे, मैं दोबारा कह रहा हूं जी, जो आपके बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे, एक बार फिर बोल रहा हूं, जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे उसका 60% जी। अब उसका 60 और इसका 90, इन दोनों को जोड़ के जितनी सैलरी आएगी इतनी सैलरी अलाउड होगी, इससे ऊपर की सैलरी अलाउड नहीं होगी। अब देखो उसने क्या बोले हैं, वो कहना चाह रहे हैं बुक प्रॉफिट जो आपके हैं वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन 37 लाख रुपए। एक बात मुझे बताना जी, अब बुक प्रॉफिट जो हम लेते हैं वो कौन सी लेते हैं जी?
बुक प्रॉफिट जो हम लेंगे वो कौन से लेंगे, सब कुछ माइनस करने के बाद लेंगे, बट रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सब कुछ माइनस करने के बाद लेंगे बट रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे, मतलब 12% तक का इंटरेस्ट माइनस करके चलेंगे। और इसमें इंटरेस्ट ही कितना, 11% है, तो इंटरेस्ट तो 130 हो गया ना। इंटरेस्ट कितना हो गया, 130 हो गया। तो 37 लाख में से पहले 1,30,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दो, ठीक है नहीं, ये माइनस कर दो जी। अब अगर 37 लाख में से 1,30,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरे ख्याल से 35,70,000 रुपए के बुक प्रॉफिट आएंगे। इसमें गलती से भी रेम्यूनरेशन माइनस मत कर देना 11 लाख रुपए। सर रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करनी, इवन अगर रेम्यूनरेशन माइनस होती तो मैं ऐड करनी पड़ती। मुझे पता है आपका दिमाग घूम रहा है, आपके तोते उड़ रहे हैं आज, क्योंकि पीजीपी का चैप्टर चल रहा है ना, और पीजीपी तो मतलब पता नहीं क्या हो गया, बम्बार हो गया, एक हवा हो गया, मतलब पूरी मार्केट में इतने सारे बच्चे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई साहब पीजीपी को समझते क्या हैं। और अगर कायदे समझो लोगे, मैंने आपको मैराथन के अंदर भी कहा था सर, अगर तरीके से चलोगे चैप्टर बिल्कुल आसान है। अब कई बच्चों को ना पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कह रहा भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे पीजीपी के अंदर सेक्शन 40B जो हमने किया था, पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन कितनी मिलती है उसका है। और बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर रेम्यूनरेशन, मतलब आफ्टर रेम्यूनरेशन मींस अगर आपने रेम्यूनरेशन माइनस कर दी है उसको जोड़ने के बाद, और इंटरेस्ट 12% तक अलाउड होगा, 12 से ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। अब इन्होंने ना तो इंटरेस्ट माइनस किया ना ही रेम्यूनरेशन माइनस की। अब इंटरेस्ट तो माइनस होना चाहिए ना 12%, क्योंकि 11% है, सारा माइनस कर दो, बट रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे। वो माइनस मत करना सर, क्योंकि अगर आपने माइनस कर दी तो आपने उसका इफेक्ट दे दिया, तो बल्कि गवर्नमेंट कहती है अगर इसमें आपने माइनस की होती तो ऐड करके दिखानी पड़ती। अब इन्होंने माइनस ही नहीं की तो मैं कुछ भी नहीं करना। तो 35,70,000 में अब इसके दो टुकड़े करो जी, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट अलग कर दो और 32,70,000 के बुक प्रॉफिट अलग कर दो। तो पहले 3 लाख का तो ये 90% आ गया, 2,70,000 पे आ गया, और 32,70,000 तो 32,70,000 का 60% अगर मैं निकालूंगा तो 19,62,000 पे आएगा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब 19,62,000 प्लस में 2,70,000 तो यार है 22,32,000 आ रहा है जी, 22,32,000 आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं ये 22-32 ही आंसर है जी, मैं तो कह रहा हूं ये 22-32 ही आंसर है, 22-32 आंसर दे दो जी। मैं तो कह रहा हूं यही आंसर निकल के आएगा। एक बार सोच के बोलना सर, इतनी सैलरी अलाउड है, बट सैलरी उसने दी कितनी है, 11 लाख रुपए, तो अलाउड भी कितनी होगी, 11 लाख रुपए उसने दी, तो भैया सैलरी अलाउड कितनी है, तो भैया 11 लाख रुपए सैलरी दी है, 11 लाख ही सैलरी अलाउड होगी। वैसे 22,32,000 तक अलाउड है, बट आपने दी ही 11 लाख रुपए है, तो अलाउड भी कितनी होगी, 11 लाख रुपए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जी। कई बच्चे तो सेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे भाई छोड़ यार, ये पीजीपी हमारे मतलब का नहीं है। क्या होगा, 10 नंबर ही तो कटेंगे ना। अरे भाई इतना टेंशन ना लिया करता हूँ, 10 नंबर कट लेंगे और क्या होगा, 50 में 10 चले गए, 40 में तो 5 नंबर कैपिटल गेन निकाल दे, 35 अदर सोर्स निकाल दे, 30 और के, और तूने के नहीं किया, सैलरी नहीं किया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं किया, ले 10 नंबर का इनकम टैक्स आएगा, बहुत है हमारे लिए, तो हम ले लेंगे 10 में से नंबर। ये नालायक बच्चे हैं सर। मैं कह रहा हूं आपको जितना भी समझ में आए कम से कम बैठ ही जाओ सर, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया कम से कम याद तो होगा कि आपने उसका आंसर क्या लिखा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ जो सेशन छोड़ छोड़ के भागते हैं, वो पता क्यों भागते हैं, वो डर जाते हैं कि हाय हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर डरने से काम नहीं चलेगा, अब तो 20 दिन रह गए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था 20 दिन में अब दंगल होगा। दंगल मीन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता हूं सर, मैं यहां पे आके प्रैक्टिस करवा सकता हूं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस सही ढंग से करनी है नहीं करनी, ठीक है। नहीं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुझे पता कई बच्चों के पल्ले नहीं पड़ा, एक बार दोबारा बोल देता हूं सर। याद करो 40B जो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड होता है इंटरेस्ट 12% तक अलाउड होता है, और सैलरी बुक प्रॉफिट के दो टुकड़े होते हैं, पहले 3 लाख के अलग करते हैं और बाकी अलग करते हैं। पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90% और 1.5 लाख विच एवरेज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%। अब ये प्लस में ये इनको जोड़ के इतनी सैलरी अलाउड होती है, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट कहती है सारा कुछ माइनस कर दो, सारा कुछ माइनस कर दो जो तुम्हें डिडक्शन मिलती हैं, बट सैलरी को तुम हटा दो। इट मींस अगर सैलरी तुमने माइनस की हुई है ना, उसको ऐड बैक करके दिखाओ। अगर तुमने इंटरेस्ट माइनस किया है 12% तक है तो अच्छी बात है, अगर 12 से ऊपर माइनस कर दिया तो उसको भी ऐड करके दिखाओ। बट उसने बोला भाई साहब जो ये बुक प्रॉफिट है ये बिफोर है, मतलब ना तो इसमें इंटरेस्ट माइनस है ना ही सैलरी माइनस है।
अब सैलरी माइनस नहीं है तो चलेगा, हमें माइनस भी नहीं करनी। इंटरेस्ट 12% से ऊपर होता तो 12% तक माइनस करते, बट है कितना 11%, तो सारा अलाउड है, तो मैंने सारा माइनस कर दिया। अब मेरे आगे बुक प्रॉफिट आगे 35-70 के, इसके दो टुकड़े कर दो, 3 लाख के अलग कर दो, बाकी अलग कर दो, 3 लाख का 90 और बाकी का 60, इन दोनों को जोड़ के 22-32 आ गया। सिंपल सी बात है, 11 लाख सैलरी पे के, तो सारी सैलरी ही मुझे अलाउड होगी, तो 11 लाख रुपए इसका आंसर आएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार नोट कर लो, फिर कल मुझसे डाउट सेशन के अंदर पूछ लेना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। लो जी अब फटाफट से आगे आओ यार, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। लो जी अब फटाफट से आगे चलते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। लो जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वो कह रहे हैं एनी लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 एडी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। बताओ 35 एडी का लॉस किससे खत्म होगा जी? 35 एडी का लॉस 35 एडी के ही जो बिजनेस होंगे उनमें से किसी बिजनेस की इनकम से खत्म हो जाएगा जी। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 35 एडी के बिजनेस का लॉस, 35 एडी के बिजनेस, कोई बिजनेस भी हो उसकी जो भी इनकम होगी उस इनकम से 35 एडी का लॉस खत्म कर सकते हो। तो ओनली प्रॉफिट ऑन गेन, सेम स्पेसिफाइड नहीं, सेम नहीं। प्रॉफिट एंड गेन एनी बिजनेस ऑफ एसएससी नहीं। प्रॉफिट एंड गेन एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ एसएससी, आंसर इज यस। तो 12वें का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12th का आंसर बनेगा सी कि 35 एडी में कोई भी बिजनेस होंगे उनमें से किसी बिजनेस की इनकम से भी लॉस तुम्हारा खत्म हो जाएगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है जी, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे जी, 13 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बात कहना चाह रहा है जी, कह रहा है एज पर सेक्शन 80 नो लॉस विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड इन परसुएंस ऑफ ए रिटर्न फाइल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 139(3) शैल बी कैरी फॉरवर्ड द एक्सेप्शन ऑफ दीज आर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बट क्या उसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं? मतलब क्या कुछ ऐसे लॉस हैं कि अगर मैं रिटर्न सही टाइम पर फाइल ना करूं तो भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएं जी? कुछ तो बोल दो, सामने मेरे बच्चे इतने सारे बैठे हैं, खड़े होकर पहले पहले खड़े होकर बैठो नालायक। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कई बच्चे तो ऐसे करेंगे, ठंड लग रही, ठंड लग रही है। सर क्या हो गया आपको? सीधे होकर बैठा करो, बिल्कुल 20 दिन एग्जाम को बचे हैं। हाँ वैसे तो कमेंट में लिखते हो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो आग ऐसे तो नहीं लगेगी, तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए नालायक। डेली अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आओ कि नहीं मुझे आज पढ़ना है, नहीं मुझे आज पढ़ना है, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, फिर आग लगेगी। एक दिन मोटिवेशन आ गया, एक दिन सुस्ती के मारे बैठ गए, ऐसे नहीं होता काम। मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से याद करो, आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर रिटर्न आपने सही टाइम पर फाइल नहीं की। कौन कौन से? बिजनेस और कैपिटल गेन। इट मींस हाउस प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाले भी हो जाएंगे। अब बता रही है एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुमने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं भी की तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जी। तो 13वें का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी। डन है जी, हाई फाई करो, हाई फाई, आगे आओ जी फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले का आंसर बताओ जी फटाफट से। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लॉस फॉरम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज। हाँ जी फटाफट से बोल दो जी। अब जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस होते हैं कितने साल तक आगे जाते हैं जी? स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी के बिजनेस के जो भी लॉस होंगे वो कितने साल तक आगे जाएंगे? इनफिनिटी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दोबारा बोलो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो आगे जाएंगे, मतलब इनफिनिटी लाइफ तक आगे जाएंगे। 14 का आंसर हो गया जी डी। ठीक है अगले पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी। ये आएगा मजा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टैक्सेबल अंडर पीजीपी। बताओ इनमें से कौन सी इनकम पीजीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है? एक बार दोबारा बोलूंगा, इनमें से कौन सी इनकम पीजीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है? पहला, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये तो टैक्सेबल है। पेमेंट फॉर नॉन परसुइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, ये भी टैक्सेबल है। गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन, ये भी टैक्सेबल है जी। गिफ्ट रिसीव बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ फ्रॉम एचयूएफ, ये टैक्सेबल नहीं है, ये अदर सोर्स में जाएगा जी। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों इनकम आपकी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हैं। चौथा गिफ्ट जो है ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं बताओ सही क्या कह रहे हो? ये तीसरा भी अदर सोर्स में आएगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कान पकड़ाओ अपने, कान पकड़ाओ, कान पकड़ाओ, नालायक। वो साफ साफ कह रहा है, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर कोई गिफ्ट आपने रिसीव किया ड्यूरिंग बिजनेस प्रोफेशन तो वो गिफ्ट आपके बिजनेस की इनकम बनेगी। सर सारे गिफ्ट अदर सोर्स में नहीं जाते, याद करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले सैलरी में भी जाते हैं।
ठीक है, तो पहली 3 इनकम पीजीपी के अंदर है, चौथी इनकम अदर सोर्स में है। तो बताओ फटाफट से कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ चौथी इनकम जो होगी वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी जी। डन है जी, पक्का पक्का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे जी। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिंपल गिरा हुआ क्वेश्चन है जी। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड डैश टू ऑल असेसी इन कनेक्शन विद प्लांट मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड आल्सो टू द असेसी एंगेज इन जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी। आपने बोल दो इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? मेरे ख्याल से मिलेगा ही नहीं जी। मैं तो कह रहा हूं मत दो, मैं तो कह रहा हूं रहने ही दो। क्या दे के करोगे? फटाफट से बोलना जी। क्या पावर जनरेशन वाले केस में एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, और 20% मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जी, 16 का आंसर बनेगा डी। तो इसमें 20% आपको मिलेगा जी एडिशनल डेप्रिसिएशन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। इफ द एसेट इज परचेज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन जल्दी बोलो, लेस देन 180 डेज और एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द रेट 10%। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी। तो 17 का बनेगा जी बी। अगर लेस देन 180 डेज होगी तो एडिशनल फिर पूरा 20 नहीं मिलेगा, आपको हाफ मिलेगा। हाफ मींस 10% मिलेगा। डन है जी, पक्का पक्का। आ गया हो जी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस केस में अलाउड नहीं होता जी? याद करो किस केस में अलाउड नहीं होता। एक तो सेकेंड हैंड मशीन पे, इस पे भी अलाउड नहीं होता। मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइस, इस पे भी अलाउड नहीं होता। ऑफिस एम्प्लाइंस, इस पे भी अलाउड नहीं होता। और अगर सारी कॉस्ट पहले अलाउड हो चुकी है, नहीं 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 नहीं, एनी मशीनरी प्लांट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन डेबिटेड। अच्छा, हैज नॉट बीन डेबिटेड है, हैज नॉट बीन डेबिटेड है, तो मतलब इस पे और इस पे, इन तीनों पे अलाउड नहीं होता सर। ओ भाई साहब कंफ्यूज कर दिया, मतलब कमाल की बात। देखो अगर मैं फोर्थ पॉइंट ध्यान से नहीं पढ़ता ना सर, क्योंकि फोर्थ पॉइंट हम याद करो हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि जहां 100% कॉस्ट पहले अलाउड हो चुकी है वहां भी अलाउड नहीं होता। बट इसने क्या बोला है? एनी मशीनरी और प्लांट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन डेबिटेड, मतलब पहले अलाउड नहीं हुई, तो इट मींस इस पे तो मिल जाएगा ना। तो इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, तो किस किस पे नहीं मिलेगा? पहले दूसरे तीसरे पे नहीं मिलेगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस पे नहीं मिलेगा। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो पीजीबीपी करेंगे मजे में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से नलायक को, क्या करवाते हो यार तुम मुझसे, क्या करवाते हो, क्या से क्या बना दिया। लो री क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सच्ची? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? एज पर सेक्शन 32 सेट ऑफ डेप्रिसिएशन और लॉस इज कंपलसरी नॉट वॉलंटरी। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जी, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है। तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। पढ़ लो, आप पढ़ लो जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ करना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। वहां पे लिखा था सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। याद करो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, तो शैल बी अलाउड मींस मैंडेटरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। उसके बाद देखो जी 35 एडी का क्वेश्चन आ गया जी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। पहले तुमको ये बताओ 35 एडी में कितने बिजनेस हैं जी? 35 एडी में कितने बिजनेस हैं? कितने हैं जी? जल्दी लिख के बताओ री। 35 एडी में कितने बिजनेस हैं जी? कितने बिजनेस हैं? कई बच्चे कह रहे हैं 14, चलो 12 कह रहे हैं। एक बच्चा तो कह रहा है बिपाशा। सर आपने क्लास में कहा था बिपाशा बिपाशा बिपाशा, मतलब सारे बिजनेस भूल गए, बिपाशा वाला याद रह गया। और कई बच्चे सोच रहे हैं अरे भाई ये बिपाशा कौन है? बिपाशा का मतलब क्या होता है? बिपाशा मींस बिजली पानी सड़क, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ओ भाई साहब ठीक है जी, नालायक बच्चों को बिपाशा वाला याद रह गया, बाकी सब भूल गए। टोटल मिला के 14 में 14, टोटल 14। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बिजनेस उसमें नहीं है। आओ जी देखते हैं। कोल्ड चेन ये तो है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये भी है, हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड ये भी है, हाउसिंग प्रोडक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग ये भी है, वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉन एग्रीकल्चर ये तो नहीं है, हॉस्पिटल एटलीस्ट 50 बेड ये भी नहीं है। तो पांचवा और छठा नहीं है जी, पांचवा और छठा नहीं है, बाकी सब है। उसने कहा कौन सा नहीं है? तो भाई साहब पांचवा छठा नहीं है। पांचवा छठा कहां पे है? ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 20th का आंसर बनेगा जी डी। ठीक है जी, 20th का आंसर बनेगा डी। ये दोनों बिजनेस 35 एडी में कवर नहीं है। आगे आओ जी। विच स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इज सच्ची? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? बताओ जी।
एज पर 40B इंटरेस्ट टू द पार्टनर इज अलाउड बट मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छी बात है जी। एज पर 40B इंटरेस्ट टू द पार्टनर इज अलाउड मैक्सिमम 18% सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, ये तो गलत है जी। उसके बाद जी अगला फिर है एज पर 40B इंटरेस्ट टू पार्टनर इज अलाउड मैक्सिमम 12% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ। ओ भाई साहब नहीं, गलत है। एज पर 40B इंटरेस्ट टू द पार्टनर अलाउड मैक्सिमम 15% पर एनम। आंसर इज नो। तो भैया 12% वाला अलाउड है, तो 21वें का आंसर ए ही बनेगा। 12% पर एनम अलाउड होता है जी, ये वाला। अभी हम पढ़ के भी तो आए हैं कि इंटरेस्ट 12% तक अलाउड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे और क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ जी। यार ये क्वेश्चन आप करके दिखा दोगे? मैं चाहता हूं आप करके दिखा दो प्लीज प्लीज। मैं ना प्लीज करके दिखा दो ना। करो फिर, करो नाले को करो। ए पार्टनरशिप फर्म हैज बुक प्रॉफिट 5 लाख के, बुक प्रॉफिट 5 लाख के हैं, कितनी सैलरी अलाउड होगी बता दो जी। 5 लाख के बुक प्रॉफिट है, फटाफट से जल्दी 5 लाख के 2 टुकड़े करो जी, फटाफट से करो। 5 लाख के 2 टुकड़े करो, पहले 3 लाख के अलग करो, बाकी अलग करो। तो पहले 3 लाख का 90 कितना बन गया जी? 2,70,000। और बाकी बचा 2 लाख के प्रॉफिट, उसका 60 कितना बन गया? 120। तो भाई साहब 270 और 120 कितना बन गया? 3,90,000 रुपए तक की सैलरी अलाउड होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा जी? नहीं सच बताओ, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? मतलब 5 लाख के बुक प्रॉफिट दे दिए, उसके 2 टुकड़े कर दो, पहले 3 लाख के अलग कर दो, 2 लाख के अलग कर दो। तो पहले 3 लाख का 90 270 और बाकी के 2 लाख का 60 120। तो 270 प्लस में 120 390 तक की सैलरी अलाउड होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है जी? पक्का पक्का? यस सर। हाउ द जोश, हाउ द जोश। हाई हाई सर, हाई हाई। ओ माय गॉड, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 23 जय माता दी। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज सच्ची? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? बताओ कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? इफ एनी पार्टनर हैज रिसीव शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सच शेयर शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मैं तो कह रहा हूं आगे पढ़ो ही मत, आगे पढ़ो ही मत। सर एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को शेयर मिला है और पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो क्या वो शेयर पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा? एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट होगा। याद कर लो सेक्शन 10(2) आपने कैपिटल ए पढ़ा होगा। 10(2) के अंदर जो भी पार्टनर को शेयर मिलता है पार्टनरशिप फर्म वाला, वो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट ही सच बोल दी। चलो अगला पढ़ना पढ़ लो। कह रहे नोट एग्जम्प्ट, नहीं जी एग्जम्प्ट तो होता है। उसके बाद जी इंटरेस्ट और सैलरी रिसीव बाय पार्टनर शैल बी टैक्सेबल, नहीं सारी टैक्सेबल नहीं होती। और फिर वो कह रहे हैं बुक प्रॉफिट अगर 135 के हैं तो मैक्सिमम मिलेगी 135 की डिडक्शन। नहीं नहीं नहीं, 1.5 लाख की तो डिडक्शन मिलती ही मिलती है ना। याद करो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90 और 1.5 लाख विच एवर हायर, तो 1.5 लाख तो मिलनी मिलनी है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो चुके हैं तो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है जी। ये स्टेटमेंट सच्ची है बिल्कुल जी, ठीक है। लो जी अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000, ये है 1 जनवरी 21 को, ठीक है। पेमेंट किया 60,000 रुपये 3 जनवरी को अकाउंट पे चेक से, अच्छी बात है। 8,000 रुपये 3 जनवरी को कैश पे किया, बहुत बढ़िया बात है। और 7,000 रुपये फिर कैश पे किया 5 जनवरी को। तो एक्सपेंडिचर अलाउड कितने होंगे जी? जल्दी बताओ एक्सपेंडिचर अलाउड कितने होंगे? कितने? 60,000 रुपये। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो थोड़ा सा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर ये मत कहना कि सर पेपर से बाहर आके गलती हो गई। सर बिल्कुल छोटी सी गलती हो गई, एक बार दोबारा पढ़ लो सर। 75,000 के गुड्स परचेज किए, 60,000 रुपए की पेमेंट की 3 जनवरी को अकाउंट पे चेक से, 8,000 रुपए कैश पे किया 3 जनवरी को और 7,000 रुपए 5 मई को पे किया। तो क्या आप एग्रीगेट करोगे? नहीं सर, 10,000 रुपए की पेमेंट अलाउड है एक दिन में, एक दिन में एक पर्सन को। तो ये तो अलग अलग दिन है ना सर। ओहो सर पढ़ा ही नहीं, ध्यान से पढ़ो। ये 3 मई है 5 मई है, तो इनको एग्रीगेट मत कर देना सर। तो ये 8,000 रुपए कैश 10,000 तक अलाउड है, ये अकाउंट पे चेक है अलाउड है, ये 7,000 रुपए भी अलाउड है। रीजन बिंग क्योंकि 5 मई को है और 10,000 तक अलाउड होते हैं। तो पूरा 75,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ जो ये प्रैक्टिस ही नहीं करके जाएंगे क्वेश्चन, उनसे पीजीबी क्वेश्चन क्या सोल्व होंगे जी? पीजीबी पहली बात तो इतना लेंदी है, और अगर प्रैक्टिस भी ना करो क्वेश्चन तो क्या कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा सर। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सच्ची? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है जी?
where a stock is traded is converted into capital asset, the fair market value of the stock shall be treated as actual cost of the asset. आगे पढ़ूं, BCD पढ़ूं? चलो पढ़ लेता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं तो पढ़ लेता हूं. Where a stock in trade is converted into capital asset, then actual purchase cost of stock shall be treated as actual cost. Where stock in trade is converted into capital asset, then written down value. ना जी ना. एक बात बताओ, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर तो कैपिटल गेन में जाते हैं. अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने कहा था पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होंगे, और जिस दिन कन्वर्ट करोगे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारी कॉस्ट बन जाएंगी. क्या कह रहे हो? उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस बनता है. सेल प्राइस बनता है ना, सेल प्राइस बनता है. बोलो बोलो, डरो मत यार, डरते क्यों मुझसे? सेल प्राइस बनता है ना नालायकों. वो आपने 45 टू जो कैपिटल गेन का पढ़ा था उसके अंदर था, वो 45 टू कैपिटल गेन. अगर कैपिटल सेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो एफएमई सेल प्राइस बनता है कैपिटल गेन के लिए. ये बिजनेस की इनकम की बात कर रहा हूं सर. यहां पे कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया, यहां स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल सेट में कन्वर्ट किया है. तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो 25th का आंसर बनेगा जी ए. कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का. आगे चलें जी. लोरी क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ जी. हम एक कार परचेज की है जी बिट्टू ने 10 अगस्त 2018 को 5,25,000 पे पर्सनल यूज के लिए की है. ठीक है. फिर प्रोफेशनल यूज में लेकर आ गया जी 1 जुलाई 2020 को, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपए है. कह रहे डेप्रिसिएशन बता दो 21 22 में. बताओ जी कितना निकल के आएगा? मेरे को बताओ जी कितना निकल के आएगा. पहले तो बताओ 5,25,000 रुपए है. अब गाड़ी परचेज की है, गाड़ी परचेज की है, तो जी ऐसा करते हैं, गाड़ी पर निकालते हैं डेप्रिसिएशन. गाड़ी परचेज की है, आप निकालो इस पे डेप्रिसिएशन. एक मिनट रुको, मेरे तो कैलकुलेटर यहाँ पे है ही नहीं. एक मिनट रुको, मोबाइल में ही कर लेते हैं. 5,25,000 525. ये क्या हो गया? 525 माइनस एक मिनट रुको जाओ. 257,250. और ये कब? जुलाई 20 है ना? अरे यार जुलाई 20 आ रहा है. एक सेकंड रुको यार. 257 250 257 250. मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में. पर्सनल यूज के लिए किया आपने, प्रोफेशनल में 18 19 और 20. उसकी मार्केट वैल्यू निकल के आ रही है 78. मार्केट वैल्यू चलो छोड़ो उसको. कार WDV कितनी आएगी जी? 525 माइनस में 30% माइनस में 257 250 257. बताओ कितना आ रहा है जिसका? 525 का 15% निकाल के बताओ. एक तो मोबाइल में दिक्कत आ रही है मेरे को. आप तो करते हो मोबाइल में कैलकुलेशन, वो तो करके बता दो मेरे को. 525 का 78750. ऑप्शन नंबर बी जी, ये आंसर निकल के आएगा जी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये निकल के आएगा. देखो 5,25,000 है. ठीक है जी. अब कार परचेज किया है. वैसे कार पे 30% भी होता है जी. मैं दोबारा बोल दूं, कई बच्चों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश की है, वैसे 30% भी होता है. कार वाले केस में 30% भी होता है. बट अगर क्वेश्चन, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप क्या एज्यूम करोगे? 15% एज्यूम करोगे जी. ठीक है. तो यहाँ पे 5,25,000 रुपये की आपने गाड़ी परचेज की थी, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 5,25,000 रुपये है. उसका आप निकाल लो. बिजनेस में आप यूज करने जा रहे हो तो इसका 15% अगर आप निकालोगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा. वो कितना मिलेगा? 78750 जी. ये अमाउंट आपका निकल के आएगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट. ना 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 ना, कई बच्चे कह रहे फेयर मार्केट वैल्यू सर किसी काम की नहीं है. एफएमवी, दोबारा बोल रहा हूँ, एफएमवी हमारे किसी भी काम की नहीं है. एफएमवी आपकी किसी भी काम की नहीं है, बस ये बात ध्यान नहीं. तो एफएमवी को इग्नोर करके चलोगे, जो आपका ये प्राइस होगा इस पे 15% निकाल दोगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका ये 78750 निकल के आएगा जी. ठीक है जी. कोई दिक्कत तो नहीं है?
पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 27। एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज प्लीज, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट है एक बार लिख लो सर, जिसको डाउट एक बार लिख लो। डाउट सेशन के अंदर सारे डाउट्स कंप्लीट कर लेंगे, बट एक बार पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। अब फटाफट से क्वेश्चन पे आओ जी। अब मिस्टर एक्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ विद टर्नओवर 1,50,00,000 रुपए है। सारी पेमेंट आ रही है अकाउंट पे, चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक से, और एक्सपेंडिचर है 1,40,00,000। तो एक्सपेंडिचर तो छोड़ ही दो, तो 1,50,00,000 का अगर मैं 6% भी निकालूंगा तो 9 लाख रुपए की आपकी इनकम आएगी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। 44AD, 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मींस आपकी 1,50,00,000 रुपए है, उसका 6% आप निकाल लो, तो 9 लाख रुपए की आपकी इनकम निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ये निकल के आएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सिंपल है ना। खर्चे हम किसी काम के नहीं है, क्योंकि खर्चे अलाउड नहीं होंगे। रीजन बिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेने के बाद खर्चे आपको अलाउड नहीं होते जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ जी। डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताओ फटाफट से, इनमें से कौन सा सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला सेक्शन कौन सा है? 44AA। दोबारा बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला सेक्शन कौन सा है? 44AA। तो इसमें कौन सा 44AA? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28वें का बनेगा जी सी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, ऑडिट वाला 44AB, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला 44AA, और उसके बाद जी आपका AE है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, और 44AD ये जो वाला है प्रोफेशनल वाला है जी, ठीक है। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी। डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। आपने बोलो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे कितना खर्चा होगा जी? याद करो, मैंने कहा था कि अब तो हर केस में 100% है। अब तो हर केस में कितना है? 100% है। तो जो खर्चा करोगे उसका 100% आपको अलाउड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 35CCC 100% खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आओ जी, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लो जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी हैज WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट 1 for 18, 30 लाख रुपए की है, अच्छी बात है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, और एसेट फॉलिंग इन ब्लॉक आर परचेज वो है 10 लाख रुपए की, ठीक। अच्छा, एंटायर ब्लॉक आपने बेच दिया 17,60,000 रुपए का। वो कह रहे हैं व्हाट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस। पहली बात तो बताओ, क्या पिक्चर बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है? सर मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ यार। एक तो ना कई बच्चे ना बीच में अपने डाउट पूछते जा रहे हैं। मैं अभी जिस क्वेश्चन पे हूं सर, पहले वो मैंने क्या बोला है, कई कई बच्चों का ना सर प्रॉब्लम पता क्या है? कई बच्चों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके डाउट इमीडिएटली सोल्व ना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलत बात है सर, सबसे बड़ी गलत बात है। आपको मैंने क्या बोला, जो भी डाउट्स हैं लिख लो, या तो मैंने ये कहा कि मैं सोल्व नहीं करूंगा, बट पहले समझो तो सही अभी क्वेश्चन चल कौन सा रहा है सर। सारे क्वेश्चन बेकार हो जाएंगे आपके। एक बार मुझे दोबारा बताओ, एंटायर ब्लॉक बेच दिया। अब अगर एंटायर ब्लॉक बेच दिया तो क्या पिक्चर बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है? पिक्चर खत्म हो चुकी है। और अगर पिक्चर ही खत्म हो चुकी है, उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो भैया सिंपल सी बात है, 30 लाख प्लस में 10 लाख, 40 लाख। अब 40 लाख में से 17,60,000 रुपए अगर जाएंगे तो 22,40,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू ब्लॉक की कितनी है? 40 लाख, और सारा ब्लॉक कितने का बेटा? 17,60,000 रुपए। तो 22,40,000 रुपए का नुकसान है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और शॉर्ट टर्म गेन। भाई साहब गेन कहां से आ गए? उसके बाद ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, बेकार की बातें कर रहे हैं। उसके बाद मिलेगा बेकार, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और आपका लॉस होंगे 22,40,000 रुपए के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जी, ये निकल के आएंगे। अब बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी? बताओ जी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बताओ जी। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। एक बार फटाफट से लिख के बताओ 30 में से 30 किसके हैं, जो मुझे उम्मीद है किसी के भी नहीं है जी। एक बार जल्दी लिख के बताओ 30 में से 30 किसके हैं जी। चलो 30 में से नंबर कितने कितने हैं? इट मींस अगर आपके 30 में से 25 या उससे ऊपर नंबर है, इट मींस आपको PGP कुछ समझ में आ रहा है। और अगर 25 से कम नंबर है ना सर, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर 25 से कम नंबर है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं, जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने कितने नंबर किस किस बच्चे के आ रहे हैं। जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी फटाफट से, मैं आपके नाम पढ़ रहा हूं जी, लिखो जी फटाफट से। 26 नंबर, 28 नंबर, 15, 16। कई नालायक बच्चे तो ऐसे हैं, मेरे को लग रहा है इनके 5-5, 6 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, बस ये होंगे 5-5, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 25 से कम वाले सर बहुत मेहनत करने चाह रहे हैं। अगर 25 से कम नंबर है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब टेस्ट 2 जो है उसके क्वेश्चन मैंने डाल दिए सर, टेस्ट 2 के क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर लो, और कोशिश करना कि उसके 30 में से 30 नंबर आपके आए जी।
मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, टेस्ट 2 कल ही हम करेंगे जी, टेस्ट 2 हम कल ही करेंगे और उम्मीद करूंगा कल सारे के सारे सही होंगे। अब लगातार क्लास होगी, जब कोई बीच में छुट्टी नहीं होगी, लगातार क्लास होगी, डेली बेस पे आना पड़ेगा और जो बच्चा आएगा उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं आएगा सर बाकी फिर उसकी मर्जी है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अगले 20 दिन का टारगेट आपको दे दिया है, अगले 20 दिन मैं तो आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। अब वो उम्मीद करता हूं कि आप भी यहाँ पे अवेलेबल रहोगे जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपके लिए बढ़िया होगी, ठीक है। चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी। अब तो मैं आऊँगा घर से, अब मैं आऊँगा घर से, लाइव आऊँगा रात को 10 बजे, ठीक है। नए स्टूडियो में अपना घर जो लगा है, ओ माय गॉड, ठीक है जी। चलो जी, तो रात को 10 बजे मिलते हैं जीएसटी के साथ। कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर फटाफट से सुपर फास्ट रिवाइज करेंगे सर, आराम से नहीं, क्योंकि आराम से मैंने स्टूडेंट दरबार में रिवाइज करवाया हुआ है। जो बच्चे आराम से रिवाइज करना चाहते हैं वो स्टूडेंट दरबार देख लें, जिन्होंने पहले 1-2 बार पढ़ा हुआ है वो आज को 10 बड़े सेशन देख लेंगे। उसमें कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से सुपर फास्ट तरीके से मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। बाकी रात को मिलेंगे 9 बजे गूगल मीट पे जीएसटी के डाउट्स के साथ जी, ठीक है। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और आपने मुझे बताना है ऑडियो वीडियो सही आ रही थी? बिल्कुल जी, छा सकती हैं लक्ष्मी नगर में, बच्चा कह रहा आग लगा देंगे सर, ओ माय गॉड, ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो यार हमेशा, बस ऐसे बढ़ते रहो, भगवान तुम्हें ढेरों तरक्की दे जी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।